हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने का तरीका रहेगा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। किस तरह की, सबसे पहले हम लोग जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उस न्यूज़ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है भारतीय भाषा अनुभाग। भारतीय भाषा अनुभाग क्या है उसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, 6 जून को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस भारतीय भाषा अनुभाग की नई दिल्ली में शुरुआत की। अब ये है क्या, तो देखिए ये जो है, ये भारत में जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो भारत की भाषाएं हैं, हिंदी, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोविजन शुरू किया गया है। ये सभी राज्यों में प्रशासनिक जो तंत्र है, जो प्रशासनिक आदान सूचनाओं का आदान प्रदान है, उन्हें स्थानीय भाषाओं में शुरू करने के लिए यह भारतीय भाषा अनुभाग या बीबीए शुरू किया गया है। अब इसमें बजट का प्रावधान जो है वो अभी रिसेंट जो बजट था उसमें बजट के प्रावधान में इसमें 2024-25 के बजट के प्रावधान में इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद हेतु जो जो लैंग्वेज को प्रोत्साहन, रीजनल लैंग्वेज को प्रोत्साहन देने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब इसके जो टेक्निकल विकास, तकनीकी विकास की जिम्मेदारी है वो सीडेक को दी गई है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने ये न्यूज डिस्कस की, अब हम बात करें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च कब हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई 6 जून 2025 को नई दिल्ली में। अब ये किससे संबंधित है, यह स्थानीय भाषाओं या भारतीय भाषाओं को प्रशासन में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके भारतीय भाषा अनुभाग को किसने विकसित किया है, तो इसको सीडेक ने विकसित किया है। तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन इस एक न्यूज से आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए, आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो हर एग्जाम में अलग अलग होता जा रहा है, तो हमें सभी तरह के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इस तरह से ये आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बात करें तो देखिए, भारत में ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत में स्टारलिंक को इंटरनेट लाइसेंस मिला। अब देखिए, जो स्टारलिंक कंपनी है यह है स्पेस एक्स, आपने नाम सुना होगा स्पेस एक्स, और जो ट्विटर एक्स, जिसे अभी वर्तमान में एक्स के नाम से जाना जाता है, एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब उसमें क्या है, भारत में ये किस किस वजह से चर्चा में है, इंटरनेट लाइसेंस मिला। सैटेलाइट जो इंटरनेट है, जो उपग्रह से इंटरनेट चलता है, संचालित होता है, उसका लाइसेंस मिला है स्टारलिंक को। तो सबसे पहली चीज कि स्टारलिंक कंपनी किस देश से संबंधित है, यूएसए, एलोन मस्क से संबंधित है। अब बात करें कि किस वजह से चर्चा में रही, तो इंटरनेट का, सैटेलाइट इंटरनेट का इनको लाइसेंस मिला है। देखिए, यह भारत की पहली ऐसी कंपनी नहीं है जो जिनको सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला। इससे पहले किन किन को मिल चुका है, तो एयरटेल की है यूटेल सेट, इसको सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला था। उसके बाद जियो को भी सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिल चुका है। देखिए, ये जो लाइसेंस मिला है ये रिसेंट, आप अगर करंट अफेयर से अवेयर, जो करंट न्यूज से अवेयर रहते हैं, तो अभी ट्रंप और एलोन मस्क के बीच विवाद के बीच में इस कंपनी को लाइसेंस मिला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए, ट्रायल स्पेक्ट्रम इसको 15 से 20 दिनों में उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन अभी इसको इन स्पेस एक संस्था है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित, इससे अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके बाद इस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस भारत में मिलेगा। अब देखिए, जो स्टारलिंक सेवा है, स्टारलिंक द्वारा जो इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाता है वो लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों पर आधारित है। ये ध्यान रखना है अपने को। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी के नजदीक रहते हैं, कितने किलोमीटर, 550 किलोमीटर के नजदीक इसके उपग्रह स्थापित किए गए हैं स्टारलिंक कंपनी के। तो इस तरह से ये भारत के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरियाज है, जहां पे एक्सेस कम है, जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया है, तो उन क्षेत्रों में इंटरनेट की एक्सेस आसानी से मिल सकेगी। तो ये चीजें यहाँ पे देखिए, कई पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो चीज, स्टारलिंक कंपनी किससे संबंधित है, सैटेलाइट इंटरनेट से। किस देश से संबंधित है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके ओनर कौन है, तो एलोन मस्क, जो स्पेस एक्स और एक्स जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। अब सैटेलाइट इंटरनेट ये किस ऑर्बिट में उपलब्ध कराएगा, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO उपग्रहों पर आधारित रहेगा। तो जो स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट्स है वो वर्तमान में लगभग 7000 के आसपास सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो विश्व के विभिन्न देशों में इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज के बारे में देखें तो देखिए, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, कोविड के टाइम में कई सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछे गए थे, उनकी वैक्सीन
और उनके जो परीक्षण से संबंधित जो है किट के बारे में। तो एक और रिसेंट, अभी आप सब अवेयर होंगे कि अभी फिर से कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि भारत की एक संस्थान है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने क्ले आधारित कोविड 19 जांच किट विकसित की है। तो सबसे पहली चीज कि क्ले आधारित कोविड 19 जांच किट किसने विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्ले आधारित कोविड 19 जांच किट विकसित की है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन सीधा बनेगा कि किस संस्थान द्वारा क्ले आधारित कोविड 19 जांच की गई? तो गुवाहाटी। अब देखिए किस बेंटोनाइट क्ले का उपयोग किया, किस क्ले का? बेंटोनाइट क्ले का उपयोग करके इस किट का विकसित किया गया है। यह नमक युक्त वातावरण, जो साल्टेड एनवायरनमेंट रहता है उसमें भी ये प्रभावी रहेगी। अब ये पीसीआर परीक्षण का विकल्प है। पहले कोविड 19 की जांच पीसीआर द्वारा की जाती थी, पीसीआर एक परीक्षण किया जाता था, लेकिन अब इसके स्थान पर क्ले आधारित जांच किट है। ये उसकी पीसीआर के परीक्षण की तुलना में ये ज्यादा सस्ती भी है और किफायती भी है। तो इस हिसाब से यह अब इस क्ले आधारित जांच किट किस कारण से चर्चा में रहा है? ये परीक्षण, ये देखिए इसका प्रकाशन अप्लाइड क्ले साइंस के जर्नल में भी किया गया। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि क्ले आधारित कोविड 19 जांच किट किसने विकसित की? आईआईटी गुवाहाटी बेंटोनाइट क्ले का उपयोग की करके इसको विकसित किया गया है। और ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स है उसमें इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रह सकता है। अब अपना नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए जो जापान देश ने समुद्र में घुलने वाला एक ऐसा प्लास्टिक विकसित किया है जो कि मतलब समुद्र के पानी में घुल सकता है, वो एक तरह से नष्ट हो सकता है। तो ये एक तरह से रिसर्च के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि किस देश द्वारा समुद्र में घुलने लायक जो प्लास्टिक है उसे विकसित किया गया है। तो वह देश है जापान। तो जापान ने क्या किया? देखिए समुद्र के खारे पानी में पूरी तरह से घुलने वाला प्लास्टिक, ठीक है, कोई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ता, पारंपरिक प्लास्टिक जितनी ही मजबूती रहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस देश द्वारा समुद्र में घुलने में सक्षम प्लास्टिक को विकसित किया गया है? तो जापान है। क्योंकि देखिए अभी रिसेंट जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, तो उस पर्यावरण दिवस की थीम भी प्लास्टिक को खत्म करने से संबंधित थी। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट एक तरह से रिसर्च है, एक तकनीक एक इस तरह से विकसित किया गया है कि जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने में, पर्यावरण को होने वाली हानि को रोकने में सहायक होगी ये तकनीक। तो इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए अभी रिसेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित भारत में एक राज्य सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू या समझौता किया है, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित एआई से संबंधित अगर कोई भी बड़ा समझौता होता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, दो संस्थाओं ने समझौता किया, एक तो आंध्र प्रदेश सरकार और एक है चिप कंपनी है एनवीडीआई है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने एनवीडीआई और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में इसका समझौता हुआ है। किससे संबंधित हुआ है? एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय से संबंधित समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के संदर्भ में एनवीडीआई ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और अगले 2 वर्षों में 10,000 से अधिक छात्रों को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10,000 से अधिक छात्रों को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने को इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में एआई से संबंधित एमओयू एनवीडीआई ने किस राज्य के साथ किया है? तो आंध्र प्रदेश रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, देखिए यूएनओसी 3 महासागर सम्मेलन। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स में कई बार क्या है, सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनओसी ये किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है। तो इसके बारे में देखिए अभी रिसेंट ये आयोजित हो रहा है 9 जून से 13 जून तक। अब कहाँ आयोजित हो रहा है? नीस, फ्रांस में, फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो यूएनओसी सम्मेलन है, तीसरा सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर रहेगा नीस, फ्रांस में। ये आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह के पूछे जा सकते हैं। अब इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो देखिए इसका आयोजन 2 देश कर रहे हैं, एक तो फ्रांस और एक कर रहे हैं कोस्टा रिका। फ्रांस और कोस्टा रिका इसका आयोजन कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का।
अब यहाँ पर देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आजकल जो सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो महासागर संरक्षण से संबंधित प्रावधान है वो किस एसडीजी, कौन से लक्ष्य के, जो एसडीजी में 17 लक्ष्य है, 17 लक्ष्य में एसडीजी के कौन से लक्ष्य में महासागर संरक्षण का उल्लेख है? तो एसडीजी के 14वें लक्ष्य में, 14वें लक्ष्य में महासागर संरक्षण का उल्लेख है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि महासागर संरक्षण का उल्लेख एसडीजी के कौन से लक्ष्य में है? 14वें, तो 14वें लक्ष्य में ये ध्यान रखने का। अब अपने को बात करें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है, तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता रहा हूं क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहां आयोजित किया गया? फ्रांस के नीस शहर में। मेजबानी किसने की? फ्रांस और कोस्टा रिका ने। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों ने मेजबानी की है और महासागर संरक्षण एसडीजी 14 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन स्लाइड की बात करें तो देखिए फ्रेंच ओपन अभी रिसेंट हुआ है। फ्रेंच ओपन में जो है वर्तमान में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने महिला एकल का खिताब जीता है। कोको गॉफ कहां से संबंधित, किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। पहली चीज ये, इन्होंने फाइनल में आर्यना संबालेका को हराया। देखिए ये दोनों ही एक तरह से टेनिस में दिग्गज खिलाड़ी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि विजेता का देश का ध्यान रखना है। तो कोको गॉफ कौन से देश से है? यूएसए से है। ठीक है, इन्होंने रिसेंट फ्रेंच ओपन जीता है, पेरिस में आयोजित हुआ था ये। अब गोल्फ का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, कोको गॉफ अभी रिसेंट टाइम में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है टेनिस में, तो ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। पहला ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने यूएस ओपन जीता था 2023 में। ठीक है, दूसरा ग्रैंड स्लैम है और 15 वर्षों के बाद ये 10 वर्षों के बाद यह फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली संयुक्त राष्ट्र की महिला खिलाड़ी। इससे पहले सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था और ये दूसरी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ये खिताब जीता है, वो है कोको गॉफ। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कोको गॉफ ने। किस देश से संबंधित है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए नार्वे चेस 2024, नार्वे ओपन चेस चैंपियनशिप, ये अभी रिसेंट चर्चा में रही है और आप सबको इस बारे में अवेयर भी होंगे कि रिसेंट जो है भारत के जो वर्ल्ड चैंपियन है, फिडे वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, उन्होंने विश्व चैंपियन जो पहले रहे हैं मैग्नस कार्लसन को इसमें हराया था। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या है, तो पुरुष वर्ग में देखिए कौन खिताब जीता है? पुरुष वर्ग में नार्वे के ही है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने फाइनली खिताब जीत लिया है। एक सेकंड, इसमें कोई दिक्कत आ रही है शायद। ठीक है, तो नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने नार्वे ओपन का खिताब जीता है चेस में, शतरंज में, और 7वीं बार खिताब जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है डी गुकेश ये खिताब जीतने से थोड़ा चूक गए और तीसरे स्थान पर रहे। डी गुकेश जो है वो डी गुकेश भारत के फिडे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, तो ये खिताब जीतने से चूक गए। यहाँ पे ये तीसरे स्थान पर है और भारत के ही अर्जुन एरिगेसी से इन्होंने ड्रॉ खेला था मैग्नस कार्लसन, और कारुआना जो है वह दूसरे स्थान पर रहे। आगे हम बात करें, देखिए नेक्स्ट न्यूज की हम बात करें तो ये है नार्वे चेस में ही महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग का खिताब जो है वह अन्ना मुजीचुक ने जीता है। ये अन्ना मुजीचुक ये है आपकी यूक्रेन से। तो मैग्नस कार्लसन नार्वे के थे, अन्ना मुजीचुक ये यूक्रेन से है, चेस खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। महिला वर्ग का खिताब इन्होंने जीता, इन्होंने आर वैशाली से ड्रॉ खेला और इनके कुल अंक जो है वो 16.5। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस खिलाड़ी ने जीता, किस देश से संबंधित। तो अन्ना मुजीचुक जो यूक्रेन से है, उन्होंने नार्वे ओपन का चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता महिला वर्ग का। और यहाँ पे देखिए आर वैशाली से ड्रॉ खेला और भारत की ही कोनेरो हम्पी इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, देखिए विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप चर्चा में किस कारण से है? क्योंकि इसका आयोजन अक्टूबर माह में भारत में किया जाएगा। अब भारत में अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हो रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपके किया जाएगा गुवाहाटी, असम में।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से ही बन सकते हैं कि इस जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, गुवाहाटी असम में किया जाएगा। तो यहाँ पे जगह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में होगा, 6 से 11 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा। और इसमें जो है 2 तरह की प्रतियोगिताएं होगी, एक तो टीम मुकाबले होंगे और एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता, व्यक्तिगत स्पर्धाएं भी होगी। अब इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर रहा है, और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो भारत का है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये इसका आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पर आयोजन हो रहा है, तो गुवाहाटी असम में आयोजन हो रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए ताइवान एथलेटिक्स ओपन, तो अभी ताइवान में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, तो उसका जो है चीनी ताइपे में इसका आयोजन किया गया 7 से 8 जून को। अब इसमें क्या है कि ये अभी रिसेंट इसका डाटा आना बाकी है। अब इसमें भारत ने पहले दिन 6 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, तो भारत ने पहले दिन 6 स्वर्ण पदक जीते। अब इसमें किस किस ने पदक जीते उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ताइवान ओपन में जो गोल्ड मेडल है उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उसमें देखिए ज्योति यारा जी जो एक एथलेटिक्स है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तेजस शीर से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पूजा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और अबू बकर ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसमें 4 लोगों ने, भारत के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 2 स्पर्धाओं में, 2 स्पर्धा जो है वो टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, एक पुरुष स्पर्धा और महिला की टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते, जबकि 4 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीते। किस किसने जीते, ज्योति याराजी, तेजस शीर्षे, पूजा और अबू बकर, इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में स्वर्ण पदक जीते। तो यहां तक ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे इसका फुल्ली टेबल जो लिस्ट रहेगी वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे कि कंप्लीट कितने पदक जीते हैं और कौन से स्थान पे भारत रहा, तो उसका हम कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज है पीयूष चावला। पीयूष चावला, ये देखिए आपके खेल में चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। तो पीयूष चावला कौन है, पीयूष चावला भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैं। ये लेग स्पिनर रहे हैं और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी रहे हैं। अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी रिसेंट संन्यास लिया है, तो इस कारण से चर्चा में रहे। तो ये देखिए 2007 में जो T20 का विश्व कप का खिताब भारत ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, तो उसकी टीम के ये सदस्य रहे थे। 2011 में जो भारत ने वनडे विश्व कप जीता था, तो उस टीम के भी सदस्य रहे हैं पीयूष चावला। तो ये एक अहम मेंबर रहे थे, और अभी रिसेंट काफी टाइम से टीम से बाहर थे। घरेलू क्रिकेट और IPL जरूर खेल रहे थे, लेकिन अभी काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इन्होंने 43 विकेट लिए, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 446 विकेट लिए। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये, आप ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर है, लेग स्पिनर रहे हैं, और इस टीम के भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे, वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई किस खेल से संबंधित है। अगर जनरली क्रिकेट से संबंधित कई खिलाड़ियों का कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें करंट अफेयर्स देखिए अलग अलग स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं या अलग अलग लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि किस एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए। तो हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए ये एक लिस्ट है जो आपके ताइवान ओपन एथलेटिक्स की चैंपियनशिप की लिस्ट है, ये अपन ने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए ईथर और फिश, ये करंट एक न्यूज में, एक टर्म न्यूज में रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्या चर्चा में रहता है उसके बारे में हम बात करें तो देखिए ईथर और फिश ये क्या है, ये एक मछली है। कारण क्या, क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में ईथर और फिश चर्चा में रही, ये किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक दुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मछली है, ये गहरे समुद्र में पाई जाती है, और अभी रिसेंट ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तमिलनाडु में भी देखी गई। भारत के तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में ये देखी गई है ईथर और फिश मछली। अब ये क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूवमेंट में ये समुद्र के तट पर आती है, ये गहरे समुद्र में पाई जाती है। जापान में इसे प्रलय मछली भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब भी तटों पर देखी गई है तब सुनामी या बड़े भूकंप आए हैं, ऐसी मान्यता है वहां पे। जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, हालांकि साइंटिस्ट जो है ईथर और फिश के बारे में बताते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण गहरे समुद्र से तट पर आई है, लेकिन ये वर्तमान में काफी चर्चा में रही है। भारत में भी तमिलनाडु के तटीय राज्य में, तटीय क्षेत्रों में पाई गई, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये तटीय क्षेत्रों में पाई गई, तो ये चर्चा में रही है। तो आप ध्यान रखिए कि ईथर और फिश एक समुद्री मछली है जो गहरे समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें
तो देखिए अभी रिसेंट चर्चा में रहे हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर किस कारण से चर्चा में रहे? जावेद अख्तर को रूस से दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड में दिया गया है। अब ये दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो जावेद अख्तर को साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया, वैश्विक संवाद और साहित्य में योगदान के लिए दिया गया, आपकी एक रूसी हाउस द्वारा दिया गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी दूसरे देश से भारत के किसी व्यक्तित्व को सम्मान मिलता है तो डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जावेद अख्तर एक जानी मानी शख्सियत रही है, ये फिल्मों में गीतकार और लेखक भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी बड़ी शख्सियत है उसके बारे में आप बात करें तो इन्हें भारत के जो है वरिष्ठ जो सम्मान है, सर्वोच्च सम्मानों में से एक पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। देखिए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया और डॉकिंस अवार्ड जो साहित्य में एक सम्मानित अवार्ड है उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। 5 बार इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये चीज ध्यान ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से भारत के किस साहित्यकार को या भारत से किसे सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। ये चीज ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना कि भाई उन्हें फूड से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, फूड से संबंधित उनको अवेयरनेस रहे, किस तरह से खाना जो पौष्टिक खाना उनके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा, उस तरह की अवेयरनेस के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है कभी कि 2025 की थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो यहाँ पे ये चीज आपके आज के दिल्ली के करंट अफेयर्स है। हम लोग दिल्ली की करंट अफेयर्स रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको नेक्स्ट डे जो प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर्स उसको रिवाइज भी कराया जाएगा और वीकली और 15 दिनों में 1 महीने में पूरे इस करंट अफेयर्स का टेस्ट भी एक तरह से क्विज की क्लास भी आपके चलाई जाएगी। तो जुड़े रहिए राम ई गुरुकुल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।